आज की जो क्लास है हमारी सोशल साइंस की, उसमें हम जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर विकास का, वो हम पढ़ने वाले हैं और वो है हमारा राष्ट्रीय विकास। तो राष्ट्रीय विकास से आपका क्या मतलब है? राष्ट्र विकास से आपका मतलब है कि आपका जो राष्ट्र है, जो आपका जो देश है, उसका विकास। तो किसी देश का विकास जो है वो हमारा कब होगा? हमारे किसी भी देश का विकास तभी होता है जब उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनका विकास होता है, और उनके विकास होने से उनका एक अच्छा रहन सहन का तरीका हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, और जो उनको बेसिक चीज होती है, बेसिक नीड होती है हमारी लाइफ को का गुजारा करने के लिए, उसमें उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और वो अपनी आकांक्षाओं के हिसाब से, अपनी इच्छाओं के हिसाब से उतना अर्न कर पाते हैं, उतना कमा पाते हैं, और उतना व्यय उतना ही हमारा इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो हमारा तब हमारा माना जाता है कि हाँ, इस कंट्री में हमारा क्या है, लोगों का क्या विकास है, लोगों के विकास की वजह से ये जो राष्ट्र है हमारा, ये भी हमारा विकसित है। तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कि किसी राष्ट्र का जो विकास है वो किस चीज पे डिपेंडेंट करता है, तो वो हमारा बेसिकली डिपेंडेंट करता है आय पे, जो इनकम है, जो उस देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी इनकम पे हमारा सबसे ज्यादा जो है हमारा राष्ट्र का जो विकास है वो डिपेंड करता है। अब इनकम पे कैसे डिपेंड करता है? इनकम किसी की कैसे डिसाइड करेंगे हम, कैसे उसकी कैलकुलेशन होती है, और कैसे जो हमारा होता है नेशन वाइज, राष्ट्रीय तौर पर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ, इस देश के जो लोगों की जो इनकम है वो ज्यादा है दूसरे देश से, और ये देश जो है हमारा विकसित है, मतलब ऑलरेडी डेवलप्ड है, और ये देश जो दूसरा देश है वो हमारा विकासशील है, मतलब डेवलपिंग है, जो हो रहा है, अभी कंटिन्यूटी में है, अभी हुआ नहीं है विकसित। तो दो हमारे ऐसे टाइप को डिवीजन कर देते हैं, एक विकास और एक विकासशील। जो सॉरी, एक विकसित एंड एक विकासशील। विकसित इज जो विच इज ऑलरेडी डेवलप्ड, पहले से ही हमारा डेवलप्ड है हमारा, और विकासशील इज विच इज इन कॉन्टिन्यूशन, की अभी चल रहा है, विकास का काम चल रहा है, बट अभी अभी पूरी तरीके से वो हमारा डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो इस चीज का जो कंसेप्ट है वो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में राष्ट्रीय विकास के अंदर हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये हमें क्या कह रहे हैं? ये हमें कह रहे हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनकी राष्ट्र विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इन सब विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। तो आपने देखा ही होगा कि कभी कभी होता है कि 4-5 लोग हमारे बैठ गए हैं, एक इंसान का अलग हमारा पर्सपेक्टिव है, नजरिया है कि क्या कैसे विकास होगा। जैसे हमारे इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी एक बंदे का अलग नजरिया होता है कि कौन सी पार्टी को जीतना चाहिए, दूसरे इंसान का अपना अलग नजरिया होता है कौन सी पार्टी को जीतना चाहिए। कोई बोलता है कि इसमें ये अच्छी है, फिर दूसरा इंसान बोलता है नहीं, इसमें ये है। तो दिस थिंग इज, हर बंदे का अपना अलग क्या होता है, एक नजरिया होता है, और उसके हिसाब से उसका जो माइंडसेट होता है वैसा ही होता है। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आपने स्वयं इस प्रश्न के बारे में बहुत से उत्तर सोचे हों, और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। विरोधी हो सकती है का क्या मतलब है? क्योंकि एक इंसान के लिए तो वो ये कह रहा है कि अगर ये चीज हो जाएगी तो हमारा देश जो है बिल्कुल विकास हो जाएगा, और दूसरा कहेगा अरे, ये विकास की चीज है, ये इससे तो हमारा बिल्कुल ही खराब चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये हमसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विचार कीजिए कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या विरोधी है। तो ये हमसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इस पार्ट को मैं स्किप कर रही हूँ, एंड देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड। जो मेन हमारा जहाँ पर मेन हमारा समझाया हुआ है, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए।
तो अलग-अलग जो हमारे, अब हम राष्ट्र विकास के बारे में बोल रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम अलग-अलग जो हमारे देश हैं उनके या एक देश के अंदर जो राज्य हैं, अब 2 चीज़ें हो गई, या तो अलग-अलग देशों का हम सोच की तुलना करें, कंपैरिज़न करें, अमेरिका की, सऊदी की, इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की, फ्रांस की, या हम क्या कर सकते हैं कि एक देश में, जैसे हमारा इंडिया है, उसमें उत्तर प्रदेश की, पंजाब की, हरियाणा की, बैंगलोर की, अलग-अलग जो हमारे राज्य हैं, या तो उनकी हम तुलना करें। तो इसका कंपैरिजन करने से पहले इन्होंने एक यहाँ पर इस पूरे पोर्शन में हमें एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट के बेसिस पे। अब स्टूडेंट के बेसिस पे अब हम कैसे क्या क्या इन्होंने बताया है कि मान लो कि आपकी क्लास है, उसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब आप अगर बोलते हो कि मुझे इस क्लास में ऐसा बच्चा चाहिए जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, ठीक है, अब आपने तो बोल दिया कि टैलेंटेड हो, लेकिन टैलेंट की जो डेफिनेशन है वो हर इंसान के लिए, हर बच्चे के लिए और हर टीचर के लिए क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। माना कि एक बच्चा जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत बेकार है, वो हर किसी से लड़ता झगड़ता रहता है या किसी से चीजें शेयर नहीं करता। दूसरा क्या है, एक बच्चा है जो इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं, मतलब इतना ज्यादा पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो सोशल वर्क में बहुत अच्छा है, हर किसी की हेल्प करता है, किसी को कोई जरूरत हो उस चीज में जरूरत हेल्प करता है। तीसरा बच्चा जो है वो एवरेज है, लेकिन वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। और एक और बच्चा है, वो क्या है, वो हमारा म्यूजिक में बहुत अच्छा है। कोई कोई हमारा स्कूल के इंटर स्कूल कंपटीशन में बहुत अच्छा है। तो हमने एक चीज बस ये बोल दी जेनरिक, कि हमने क्या कर दिया कि मुझे टैलेंटेड बच्चा चाहिए। भैया ये तो भाई विरोधी बात हो गई। इसमें कुछ बच्चे कहेंगे कि मैं क्यों नहीं टैलेंटेड हूँ, मैं तो इतना अच्छा सॉन्ग गाता हूँ, मैंने तो इतने अवार्ड जीते हैं सॉन्ग में। दूसरा बच्चा कहेगा ठीक है तुमने जीते होंगे, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, तुमने तो सॉन्ग में जीते, मैं तो नेशनल लेवल का प्लेयर हूँ, मैं तो इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर हूँ। तीसरा बच्चा कहेगा तुम कैसे टैलेंटेड हो, क्लास में मार्क्स तो मेरे सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स मेरे आते हैं। तो ये जो इन्होंने फिर जो जो टीचर ने ये जो बात कही कि मुझे क्लास में सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स का नाम बताओ, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो टीचर थी उसने ये नहीं बताया कि आप किस किस बारे में पूछना चाहते हो, टैलेंट की आपकी क्या डेफिनेशन है, टैलेंट से आपका क्या मतलब है। आप उसको स्टडीज के एरिया में टैलेंट ढूंढना चाहते हैं, आप किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में टैलेंट ढूंढना चाहते हैं, कि आप स्पोर्ट्स में टैलेंट ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे हमें हमेशा क्या करना चाहिए, एक मानक, कोई हमारा मेजरिंग पॉइंट होना चाहिए, मेजरिंग यूनिट होनी चाहिए, मेजर करने के हमारे कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए, जिसके बेसिस पर हम अपनी कैटेगरी बना सके कि किसी चीज का हमारा क्या कैसे तुलना होगी हमारी। तो इस केस में जो स्टूडेंट वाले केस में है, उसमें अगर हमारी मैम हमारी ये बताती कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा बच्चा चाहिए टैलेंटेड, जो पढ़ाई में अच्छा हो, बिहेवियर वाइज अच्छा हो और स्पोर्ट्स में अच्छा हो, तो उन्होंने हमारी ये 3 कैटेगरी बता दी। तो 3 कैटेगरी के हिसाब से फिर उसको छटनी करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। वरना क्या होता है, चारों तरफ से बच्चा करेगा अच्छा नहीं, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। तो ये एक हमारी क्या विरोधी सिचुएशन हमारी आ जाती है। तो इन्होंने यहाँ पर ही बताया है कि अब इन्होंने बोला है यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे नीचे, अगर मैं आऊं, कक्षा में विद्यार्थी को, अब यहाँ पे देखिए, कक्षा में विद्यार्थी को ही देखते हैं हम, विभिन्न विद्यार्थी की तुलना कैसे करते हैं, उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा, रुचि के अनुसार अंतर हो सकता है। सबसे स्वस्थ स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी क्या पता ना हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो लेकिन मित्रता व्यवहार ना रखता हो। हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं, हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। तो जो हम उसके क्राइटेरिया मापदंड रखेंगे, उसी के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि हमारी तुलना, हमारा जो कंपैरिजन है वो हमारा कैसे होगा। खेलकूद की टीम, वाद विवाद की टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे।
ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया के बारे में चाहिए तो हर एरिया का एक अलग क्राइटेरिया होगा, एक अलग रिक्वायरमेंट होगी, एक अलग मापदंड होगा। फिर भी अगर हमें अपने किसी उद्देश्य से, लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं कि कक्षा के विद्यार्थियों की सार्वजनिक प्रगति के बारे में मानक चाहिए, तो हम उसे कैसे चुनेंगे? ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं फिर भी अगर हमें चाहिए तो हम वो कैसे चुनेंगे? सामान्यतः हम व्यक्ति की एक या दो विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तो हम कैसे तुलना करते हैं? हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति की, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक या दो या तीन, मैक्सिमम तीन विशेषताएं बताएंगे और उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर सकते हैं। हम ऐसे खुले में कंपैरिजन किसी का भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं, ऑब्वियसली उसमें मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थी की मित्रता पूर्वक व्यवहार और संयोग भावना, उसकी रचनात्मक या उसके द्वारा प्राप्त अंक। अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर मैम कहने लगे कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए, मेरे हिसाब से तो वही अच्छा है जो जिसका बिहेवियर अच्छा है, तो दूसरी टीचर कह सकती है कि क्यों, तुम्हारे लिए वो मैटर नहीं करता कि वो बच्चा क्लास में सबसे फर्स्ट आता है, हमेशा हाईएस्ट मार्क्स लाता है, इतने कंपटीशन जीतता है पढ़ाई से रिलेटेड। तो ये हमेशा क्या होता है, एक मतभेद का भी रीजन होता है। तो फर्दर इन्होंने हमें क्या बात कही है कि यही जो बातें होती है, वही ये वाली बातें जो है हमारी, वो राष्ट्र के विकास पर भी, कि राष्ट्र का विकास कैसे होगा, इस पर भी ये चीज हमारी क्या करती है, लागू होती है। कि हम कैसे बताएंगे कि हमारा ये देश जो है विकसित है और ये देश हमारा विकासशील है, और हम इनको कैसे कैटेगराइज, अब ये तो भाई पूरे विश्व वाली बात हो गई, तो अपना कोई भी देश अपने दिल पे ले जाएगा ये बात कि हमें तुमने विकासशील बोल दिया और उसको विकसित बोल दिया, हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। तो छोटी सी क्लास में इतनी लड़ाइयां हो जाती हैं। तो इसीलिए क्या है, हमारे कुछ मापदंड बने हुए हैं जिससे हम ये कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा जो हमारा राष्ट्र है वो हमारा विकसित है और कौन सा हमारा विकासशील है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। तो द मेन बेसिक फैक्टर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फैक्टर है हमारा, जो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि कौन सा देश हमारा विकसित होगा और कौन सा देश हमारा विकासशील होगा, वो हमारा क्या डिसाइड करता है, उस देश की आय, उसकी कितनी हमारे उस देश की इनकम है। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट हुआ हमारा, वो हुआ हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट मेजर करने का, हमारी इनकम, दैट मीन्स आय। आय हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, अब फिर हम फर्दर पढ़ते हैं, ये हमें क्या कह रहे हैं, ये हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट। अधिक आय का अर्थ है, अब अधिक आय, अब तुमने बोल दिया जिनकी आय दूसरे देश की आय से ज्यादा है वो विकसित देश है। अब क्या है, आय को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये बोल रहे हैं अधिक आय से आपका क्या मतलब है। अधिक आय का अर्थ है, अधिक आय का क्या अर्थ है, अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझ आता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय अधिक आय? अधिक आय से इनका मतलब है, देखो, मानवीय आवश्यकता, एक इंसान की जो बेसिक मानवीय नीड है, बेसिक आवश्यकता है, कि सभी वस्तुओं का अधिक होना, कि सिर्फ उतना ही नहीं कि जितनी मेरी बेसिक चीजें हैं सिर्फ मेरे पास वही वो हो ना, उससे अधिक है आपके पास।
मतलब अगर आपको एक पेन चाहिए तो आपके पास एक पूरा मार्कर है, पूरा व्हाइट बोर्ड है। अगर आपको सिर्फ एक आईपैड से ही काम हो रहा है तो आपको आईपैड भी है, आपके पास कंप्यूटर भी है, आपके पास लैपटॉप भी है, और आपके पास सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपके पास प्रिंटर भी है, ये भी है, वो भी है। मतलब कि जो बेसिक चीज के अलावा आपके पास और भी अधिक चीजें भी हैं जो भी लोगों को पसंद है, और जो भी उसको पसंद है उसके पास होना चाहिए। मतलब कि अगर आज मैं सोच रही हूँ अरे नहीं यार, मैं आज तो मैं फॉर्च्यूनर खरीदने जा रही हूँ, मैं तो बोर हो गई, 4 महीने बाद मैंने कहा नहीं यार बीएमडब्ल्यू लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद नहीं यार मर्सिडीज लेनी पड़ेगी। तो जो भी मैं चाह रही हूँ, मेरे पास इतनी इनकम है कि हाँ, मैं जो भी मैं चाहती हूँ वो मैं अपना आराम से खरीद सकती हूँ। तो ऐसी ऐसे लोग जिस देश में रहते हैं उन्हें हम अधिक आय वाले देश या अधिक आय हम कहते हैं। तो वे सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे, इसीलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। ऑब्वियसली अब लक्ष्य हर किसी का यही लक्ष्य होता है, यही एम होता है कि वो क्या करे, ज्यादा आय कमाए। अब एक देश की आय क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहली चीज हमने क्या पढ़ ली कि किसी भी देश को अगर हमें वो करना है, बताना है कि वो विकसित है या विकासशील है, तो उसके लिए हमारा आय पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब आय पे भी क्या थी हमारी, दो चीजें थी, एक थी अधिक आय और एक थी मेरी थोड़ी कम आय। एक मिनट, एक थी मेरी अधिक आय और एक थी मेरी थोड़ी कम आय। फिर फर्दर हमने क्या पढ़ा कि अधिक आय की हमने फिर डेफिनेशन पढ़ी। अब अधिक आय की हमने डेफिनेशन पढ़ ली और कम आय की डेफिनेशन पढ़ ली, लेकिन एक देश की आय क्या होती है। अब हम कह रहे हैं कि अब अधिक और कम तो तुमने बता दिया, लेकिन ये जो आय होती है किसी भी किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की, ये जो आय होती है वो क्या होती है, व्हाट इज आय, एक देश की आय क्या है। अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश की सभी निवासियों की आय है, इसे हम देश की कुल आय ज्ञात होती है। अभी कह रहे हैं कि एक देश की आय का ये मतलब है कि जितने भी लोग हैं उसमें, ठीक है, जितने भी लोग हैं, मतलब मान लो 1 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ लोगों की जितनी भी इनकम है उसको क्या कर दो आप, प्लस कर दो। तो 1 करोड़ लोगों की आय को अगर आपने प्लस कर दिया तो जो उसका आंसर आएगा वो क्या होगा, एक देश की क्या होगी, आय होगी। लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये चीज ठीक नहीं है, दिस इज रॉन्ग। अब वो क्यों है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन देश के बीच तुलना के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। किसी देश की, किसके लिए, किसी देश की तुलना अगर हमें करनी है तो उसके लिए कुल आय का यही मतलब है कि सारे लोगों, कंट्री में जितने भी लोग हैं सबकी आय को आप क्या कर लो, प्लस कर लो, तो कुल आय हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि कुल आय हमारी उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। अब इस चीज को हम समझते हैं, पहले भी मैं पढ़ लेते हैं। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर है, इसीलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग करके निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। अब इस पॉइंट को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने क्या किया, जैसे कि हमारा एक देश है, मैं उसको देख रही हूँ भारत, ठीक है। एक देश है मेरा, कौन सा ले लिया मैंने, ले लिया मैंने सऊदी अरेबिया। दो देश ले लिए मैंने। अब भारत जो है वो तो भाई इतना बड़ा देश, इतना बड़ा है हमारा, ऐसे 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 करके है, ठीक है। और सऊदी अरेबिया मेरा इतना छोटू सा है। हम्म। अब जो अगर अगर मैं कुल तुलना करने लगू, अगर अब मैं कंपेयर करने लगू, तो इसमें मान लो कि हमारे 130 करोड़ लोग रह रहे हैं इस देश में, और इस देश में मेरे मुश्किल से 1 करोड़ लोग भी नहीं है, मान लो चलो 1 ही करोड़ लोग हैं। तो अगर मैंने बोल दिया कि ये जो देश है इसका हम क्या करते हैं, जितने भी लोग हैं 130 करोड़ लोगों की इनकम को मैं क्या कर लेती हूँ, प्लस कर लेती हूँ।
और इसमें 1 करोड़ लोगों की इनकम को क्या कर लेती हूँ, प्लस कर लेती हूँ। तो वो हो गई मेरी क्या, कुल आय, कुल आय हो गई। तो क्या ये तरीका ठीक है भाई? इसके इस ऑब्वियस हमेशा क्या ही होगा कि यहाँ पे इनकम ज्यादा होगी और यहाँ पे इनकम क्या होगी, हमारी कम होगी। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कैलकुलेट करने का, दिस इज रॉन्ग वे। कोई कंट्री हमारी छोटी सी हो सकती है और कोई कंट्री हमारी मान लो चाइना जितनी बड़ी हो सकती है, इंडिया जितनी बड़ी हो सकती है, अमेरिका जितनी बड़ी हो सकती है। तो ये तो एक रॉन्ग फैक्टर है, ये मानक जो है हमारा, इसको मेजर करने का कि कौन सा देश की आय है सही है, कौन से देश की नहीं, तो ये तो गलत। कुल आय वाला जो कंसेप्ट है, दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। ये कुल आय तो हमारा रॉन्ग कंसेप्ट है। तो इसीलिए फिर इन्होंने निकाला हमारा ये, दिस इज रॉन्ग। तो इन्होंने सेकंड हमारा क्या निकाला, औसत आय। क्या निकाला हमारा, औसत आय। ये देखो औसत आय, औसत, औसत आय। अब किसी चीज का हम औसत कैसे निकालते हैं, जैसे कि मेरे मान लो 130 करोड़ है और ये हमारे 1 करोड़ लोग हैं, तो मैं औसत आय कैसे निकालूंगी, इसके 130 करोड़ लोगों की जितनी भी सैलरी होगी उन सबका कुल आय डिवाइडेड बाय 130 करोड़, और यहाँ पे इतने लोगों की जितनी भी तनख्वाह होगी उनका एड प्लस डिवाइडेड बाय 1 करोड़। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है किसी भी देश की कुल आय को, कुल आय टोटल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। एवरेज, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एवरेज, एवरेज निकालना। तो हम इसमें क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। पूरे जितने भी लोग हैं देश में उनकी इनकम को जोड़ के उनकी जितनी भी पॉपुलेशन है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा कि एक बंदे की अराउंड एवरेज इनकम कितनी होगी। ऐसे ही यहाँ पे हम निकाल लेंगे पूरी इनकम डिवाइडेड बाय उसकी जनसंख्या, तो हमारा क्या निकल आएगा, एवरेज इनकम निकल आएगी। एवरेज इनकम के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक एवरेज बंदे की, एक बंदे की वहां पे एक औसत आय कितनी है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रति व्यक्ति मतलब पर पर्सन आय भी कहा जाता है। औसत आय को कैलकुलेट करके जो निकाला जाता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तो ये जो है ये हमारा क्या है, कैलकुलेशन का हमारा फैक्टर है कि हम कुल आय नहीं देखते, हम क्या देखते हैं, औसत आय किसी भी देश की। अब इन्होंने यहाँ पे हमारा डिफाइन किया हुआ है कि देखो विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार, तो ये जो हमारा जो वर्ल्ड बैंक है हमारा वो डिसाइड करता है ये फैक्टर्स। तो इन्होंने क्या किया, वह देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय मतलब एवरेज कितना डॉलर्स है, 12,000। ये देखो अब डॉलर्स के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे निकाला है। अब हमारा जो एवरेज होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जो $1 होता है हमारा वो अराउंड कितना होता है एवरेज, वैसे डेली बेसिस पे चेंज होता है, ₹70 होता है। ठीक है, तो अगर ये कह रहे प्रति व्यक्ति जो आय है हमारी वो 12,056 हो पर ईयर, एक ईयर में एक बंदा कितना कमाए, $0.56 की बात कर रहे हैं, डॉलर्स। तो इसको इंडियन रुपीज में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 into 70, तो जितना भी आएगा, अगर एक व्यक्ति की आय इतनी है तो वो हमारा देश क्या है, वो हमारा समृद्ध देश है। ठीक है, और जिसकी हमारी कितनी है, एक व्यक्ति की आय प्रति वर्ष, एक व्यक्ति की आय अगर हमारी प्रतिवर्ष, अगर एक ईयर में उनकी आय कितनी है, $995 मतलब इंटू 70, तो जितना भी जो आएगा, अगर एक व्यक्ति की आय इतनी है तो वो हमारा कहलाया जाता है निम्न आय वाला देश। और इसमें और जो हमारा भारत है वो मध्य आय वाला देश है। मध्य आय वाला देश की क्या डेफिनेशन है कि एक साल में बंदा कितना कराए, $1820। तो एक साल में $1820 अगर हम इंटू कितना कर दे, 70 कर दे, तो जितना भी आएगा वो हमारा क्या होगा, जितनी भी वैल्यू होगी, अगर एक व्यक्ति की इतनी है तो वो हमारा मध्य आय वाला देश के हिसाब से आएगा। समृद्ध देश जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल होते हैं को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है।
तो ये जो हमारी कैलकुलेशन हमने बताई है, ये पूरी कैलकुलेशन जो है ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, और ये हमारी जो हमारा वर्ल्ड बैंक है जो इन चीजों को डिसाइड करता है, उसने ये डेफिनेशन हमारी निकाली। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, फर्दर आगे इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे।